सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। इस क्लास की जो टाइमिंग होती है दोपहर के 12 बजे होती है। और हमने राजन सीरीज के जितने भी बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन थे पूरा एक वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो डिस्कस किया है। और आज पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से लघु उत्तरीय स्टार्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर सकते हो आप, और लाइक तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला 66 प्रश्न है कि सिंचाई की प्रमुख विधियाँ कौन सी है? प्रवाह विधि, क्यारी विधि, कुंड विधि, वलय स्थिति, बाढ़ विधि, ड्रिप विधि, क्योंकि सभी विधियाँ हो जाती है। 67 प्रश्न है कि कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताओ। तो कृषि के प्रमुख यंत्र कौन कौन से हैं? हल, पटेला, बखर, रेक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, डिबलर। 68 प्रश्न है कि मृदा अपरदन क्या है? मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहा जाता है। 69 प्रश्न है कि बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है? तो बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि जो है वो है हाथ से छींटना, या आप कह सकते हो हाथ से जो बीज छींटते हैं उसे हम सिंपल कहते हैं हाथ से छिटकावा विधि। अगला जो 70 प्रश्न है कि कार्य किस प्रकार की राशि है? तो कार्य अदिश राशि है। एम के इस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? तो एम के इस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। 72 प्रश्न है बल किसे कहा जाता है? किसी पदार्थ को करने में जिस ऊर्जा का बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है उसे हम बल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? तो परिवहन के साधन पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर होते हैं। 74 प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग पंखा, मशीनों, फ्रिज, टीवी, कूलर आदि के चलाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है बायोगैस से क्या आशय है? गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। 76 प्रश्न है कि ऊर्जा के सीमित स्रोत और नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कि पत्थर का कोयला एवं पेट्रोलियम उत्पाद ऊर्जा के सीमित स्रोत है जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इसे हम और नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, यानी एक सीमित स्रोत, ऊर्जा का एक सीमित स्रोत होता है। अगला 77 प्रश्न है कि आसवन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? आसवन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो फ्रेंड्स, पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को निर्मित करने में आसवन विधि को अपनाया जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आसवन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को निर्मित करने में आसवन विधि को अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो कोयला तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगला प्रश्न 79 की ऊर्जा के असीमित स्रोत, यानी यहाँ पे देखिए पहला क्या था? सीमित स्रोत। ऊर्जा के असीमित स्रोत यानी नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? यानी वायु, जल, बायोगैस एवं सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के असीमित स्रोत हैं। अगला जो प्रश्न है कि रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त, क्योंकि जब तक हम भोजन नहीं करेंगे तब तक रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? इसलिए भोजन से। 81 प्रश्न है जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु कौन सा साधन आवश्यक है? तो जीवन के अस्तित्व हेतु भोजन, कपड़ा, मकान, ये तीन जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद तो यातायात, शिक्षा एवं मनोरंजन के जो साधन है अति आवश्यक है। 82 प्रश्न है कि वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं? सौर ऊर्जा, गतिमान वायु,
जल, समुद्री ज्वार भाटा, जैव मात्रा, ये सभी क्या है, वैकल्पिक ऊर्जा के समान है। 83 प्रश्न, सोलर कुकर से क्या तात्पर्य है, इसका कहाँ उपयोग होता है। सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसको सोलर कुकर द्वारा भोजन में पकाने के लिए उपयोग में करते हैं। अगला प्रश्न, सौर सेल यानी सोलर सेल किसे कहते हैं। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने की उक्ति को सौर सेल कहा जाता है। अधिक संख्या में विद्युत धारा प्राप्त करने हेतु अधिक संख्या में सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे सोलर पैनल कहा जाता है। जो छत पे रखा जाता है जो धूप में, उसे ही हम सोलर पैनल कहते हैं, ठीक है। और उसकी जो अलग से जो बैटरी होती है वो नीचे रखी जाती है। अगला जो प्रश्न है कि हैंड पंप किस उत्तोलक का उदाहरण है। क्योंकि अगर आपने हैंड पंप देखा होगा तो जो उसमें का आलम्ब होता है वो बीच में होता है, साइड से हम बल लगाते हैं और एक तरीके से क्या होता है, कार्य होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे जो कल का नाप या हैंड पंप, ठीक है, ये जैसे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से पानी गिरता है, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से होता है और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यानी यहाँ से हम लोग बल लगाते हैं, यहाँ से क्या होता है टर्निंग पॉइंट, यानी यहाँ अगर यहाँ से टूट जाएगा तो न जल आएगा न कुछ, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एफर्ट होता है, यहाँ आलम्ब होता है और यहाँ हमें पानी प्राप्त होता है। तो यह किस प्रकार का उत्तोलक है, तो हम बहुत आसानी के साथ कह सकते हैं यह प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, ठीक है। चित्र उतना अच्छा नहीं बना है, बट यहाँ पे जो हैंड पंप किस उत्तोलक का उदाहरण है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, प्रथम उत्तोलक। 86 प्रश्न है, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय उत्तोलकों का एक एक उदाहरण लिखिए। प्रथम उत्तोलक में हैंड पंप, द्वितीय उत्तोलक में पहिए वाली ट्राली, तृतीय उत्तोलक में चिमटी। जैसे कि हमने कई बार आप सभी को समझाया है उत्तोलक के बारे में। 87 प्रश्न, झुके तल की सहायता से आप किस प्रकार का कार्य बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। तो झुके हुए तल की सहायता से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। आपने देखा भी होगा जब बहुत ज़्यादा कुछ भारी होता है तो हम कुछ झुका हुआ तल रख देते हैं ताकि वो बहुत ही आसानी के साथ चढ़ जाए, ठीक है। तो इसलिए झुके हुए तल की सहायता से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका की जो परिभाषा होती है, मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है, ठीक है। मानव शरीर जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है उन इकाइयों को कोशिका कहा जाता है और कोशिका का ये डिफिनीशन हो जाता है। 81 प्रश्न है कि केंद्रक क्या है। तो केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और यह कोशिका के बीच में स्थित होता है और कोशिका रस का ही संघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है और केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। क्लियर। अगला प्रश्न है 90 की, केंद्रक जीव द्रव्य क्या है। तो केंद्रक के अंदर गाढ़े तरल एवं चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक जीव द्रव्य कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका के प्रमुख कितने अंग होते हैं। तो कोशिका के प्रमुख 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा। कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। उत्तक जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, संवहन उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं तो आप याद कर सकते हो 5 प्रकार के। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, संवहन उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। 93 प्रश्न है कि जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या है। तो जीवन की आधारभूत क्रियाएं जो है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण तथा समन्वय, वृद्धि तथा प्रजनन है। 94 प्रश्न है कि जीवधारियों में प्रजनन की कौन सी विधियां होती है। तो जीवधारियों में प्रजनन की कौन सी विधियां होती है। यहाँ पर वर्धी जनन, जैसे कि हमने वर्धी जनन जो होता है केवल पेड़ पौधों में ही होता है, जो कि जब पुराने पेड़ पौधे से पत्तियां या जड़ों द्वारा, तनों द्वारा
एक नए पौधे का निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं वर्धी जनन। और लैंगिक जनन, लैंगिक जनन आप इससे पहले ही अवगत हो। तो ये जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां है, 3 भागों में विभक्त किया गया है, वर्धी, अलैंगिक और लैंगिक। जैसे आपने 4th सेमेस्टर में केवल 2 ही पढ़ा था, लैंगिक और अलैंगिक, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन अभी 2nd सेमेस्टर में है। 95 प्रश्न है कि सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है। तो सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों जहाँ विद्युत उपलब्ध नहीं है, वहाँ रोशनी, रेडियो, टीवी तथा जल पंप चलाने के लिए सोलर पैनल का प्रयोग किया जाता है। और अभी तो आपने देखा है गांव-गांव में लग गया है सोलर पैनल। अगला जो 96 प्रश्न है, पवन ऊर्जा क्या है। तो वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गति ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं, यानी वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है 97 की, जल ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जा होती है। तो बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत, क्योंकि आपने पानी का बहाव इतना तेज देखा ना, इतना गति होता है कि मतलब किसी भी वस्तु को वो बहुत ही तेजी से बहा ले जाती है, तो उसमें गति है तभी तो बहाती है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार बहता हुआ जल ऊर्जा का स्रोत है। अगला प्रश्न है 98 की, ज्वार भाटा ऊर्जा की किस प्रकार के स्रोत है। तो ज्वारीय लहरों यानी तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार का ज्वार भाटा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। भारत में ज्वारीय जल से विद्युत तैयार की जा रही है तथा इस पर नवीन खोज तथा शोध का कार्य भी चल रहा है। 99 प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, यानी ऊर्जा को हम किस तरीके से उसका संरक्षण करें, किस तरीके से उसका बचाव करें। तो ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता, केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट, अर्थात आप कह सकते हो ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा सदैव क्या होती है, नियत रहती है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला प्रश्न है 100 की, सरल मशीनें किसे कहते हैं। ऐसे साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा एवं तेजी से कार्य करने में सहायक होते हैं, उसे हम सरल मशीन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि घिरनी क्या है। तो घिरनी एक सरल मशीन है, यह चल एवं अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। 104 प्रश्न है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम, इसकी कमी से शरीर में होने वाला रोग का नाम बताइए। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कॉलकैल्सिफेरॉल, और इससे जो इस विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है सूखा रोग। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम याद कर लीजिएगा, कॉलकैल्सिफेरॉल, या मैं आप सभी को एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगी विटामिन से रिलेटेड। अगला जो 105 प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र उपयोग लिखिए। तो बेकिंग सोडा का NaHCO3 होता है, जो कि इसका उपयोग त्वचा को गोरा बनाने के लिए, त्वचा को नमी मुक्त रखने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स है, केक के लिए, ब्लीचिंग एजेंट के लिए, खाद्य पदार्थ में खमीर के लिए, यानी ज़्यादा वो जो है आपने देखा भी होगा सोडा का इस्तेमाल करते हैं कि वो ज़्यादा फूले। ठीक है। अगला जो 106 प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन के नाम लिखिए। जल में घुलनशील विटामिन जो होता है विटामिन सी और विटामिन डी। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए और भी इसमें महत्वपूर्ण रूप से तो विटामिन बी और विटामिन सी याद कर लेना है। और भी देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स B1 थायमिन, उसी का रासायनिक नाम होता है B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3, विटामिन 5 मतलब B5, तो ये सभी हो जाते हैं। ठीक है। और B12, तो बस सिंपल आप सभी को याद रख लेना है, जल में घुलनशील है विटामिन बी और विटामिन सी।
उसके बाद से वसा में घुलनशील है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए यानी इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन डी अभी हमने डिस्कस किया कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई यानी टेकोफेरॉल और विटामिन के। अगला जो प्रश्न है कि घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है? तो घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है? डीएलएड 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा एकत्रित होती है। अगला प्रश्न है कि कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो कशेरुकी प्राणी में उत्सर्जन फेफड़ों, गुर्दे और त्वचा में किया जाता है। कार्य किसे कहते हैं? इसकी इकाई लिखिए। कार्य जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर की विस्थापन हो जाता है, उसे ही हम कार्य कहते हैं। इकाई जूल। अगला प्रश्न है कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरा खत्म हो गया और इतना ही आपका मतलब वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन था। ठीक है, तो 109 क्वेश्चन थे और आई होप कि आप बहुत ही आसानी के साथ इसको याद कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब कल से लघु उत्तरीय स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपके 20 आप कह सकते हो इस सीरीज से पढ़ लेते हो तो 25 में से 20 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।